कोर्ट के कागजों में दबी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको आवाज भी मिली, अभिव्यक्ति भी मिली। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन, भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझकर चलना चाहिए। मान्यवर, जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं मान्यवर कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधिक सालों तक इस देश का ऐतिहासिक दिन है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चालू हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा आकांक्षा और सिद्धि का दिन है। उनकी आज आशा आकांक्षाएं सिद्ध हुई है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन भारत की, समग्र भारत की, मैं चाहूंगा कि समग्र भारत पर पूरा सदन गौर करे। 22 जनवरी का दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन आज इतिहास में बन चुका है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी के दिन मां भारती को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन मान्यवर बनने वाला है। मान्यवर, ये देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकती। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरित मानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है। ये सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना चाहिए। और इसीलिए मान्यवर, हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम लिया गया। संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यवर, राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया गया। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है मान्यवर। और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तावित करने का काम 22 जनवरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है। वो इस देश के लिए सौभाग्य का विषय है मान्यवर। हम सब उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो 1528 वहां पर राम मंदिर देखना चाहते हैं। पीढ़ियां चली गई, हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए, संघर्ष किए, आंदोलन किए, मगर ये दिन देखना स्वप्न में नहीं आया। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि इस देश को हम देख सकते हैं मान्यवर। भारत की संस्कृति और रामायण को अलग कर कर देखा ही नहीं जा सकता। कई भाषाओं में, कई प्रदेशों में और कई प्रकार के धर्मों में भी रामायण का जिक्र, रामायण का अनुवाद, रामायण से बनी परंपराएं और रामायण को अपने राष्ट्रीय चेतना का एक आधार बनाने का काम हुआ है। कई सारे रामायणों का उल्लेख है। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अवधी में रामचरितमानस, ओडिया में 13 प्रकार के रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, रघुनाथ रामायण, कन्नड़ में कुमुदेंदु रामायण, तोरवे रामायण, बतलेश्वर रामायण, असमिया में कथा रामायण, सप्तकांड रामायण और शंकरदेव ने भी
वर गीत के अंदर रामायण का वर्णन किया। बंगला में भी रामायण मिलेगा, कश्मीर में भी राम अवतार चरित मिलेगा, बौद्ध परंपराओं में भी हनुमान जातक में रामायण का जिक्र मिलेगा, मैथिली में भी रामायण है, पंजाबी में गोविंद रामायण है। इतना ही नहीं, ओवैसी साहब चले गए, मुल्ला मसीही ने भी रामायण मसीही लिखकर सबके लिए इस आदर्श को प्रस्तावित किया है। कई सारे देशों में भी रामायण को स्वीकारा है और एक आदर्श ग्रंथ के रूप में प्रस्तावित किया है। विदेशों में नेपाल, जावा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, तिब्बत, ये सभी देश भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ है और उससे प्रेरणा भी ली जाती है। हमारे यहाँ आदिवासी जीवन भी एक प्रकार से अलग संस्कृति से, अलग परंपराओं से रचा बचा। उरांव में, बोडो में, संथाल में, संकाल में, बिरहोर में और छोटा नागपुर में सभी जगह स्थानीय भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ और रामायण के आधार पर अपने जीवन को आदर्श को बनाने का काम भी हुआ। मान्यवर, राम और रामायण से अलग इस देश की कल्पना हो ही नहीं सकती। मान्यवर, ये जो राष्ट्र की इच्छा की परिपूर्ति सम्माननीय मोदी जी के हाथ से 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में हुई है। ये लड़ाई 1528 से लड़ी जा रही है। दशकों तक ये लड़ाई चली। मान्यवर, दशकों तक लड़ाई चली। लगभग 1858 से कानूनी लड़ाई चल रही है। जब से अंग्रेजों का शासन था, 330 साल के बाद कानूनी लड़ाई का आज अंत आया है और रामलला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान हुए। मान्यवर, 330 साल के बाद और 1528 से एक लंबा जो आंदोलन चला उसकी समाप्ति हुई है और देश की आध्यात्मिक चेतना की जागृति हुई है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये आंदोलन से अनभिज्ञ होकर कोई इस देश के इतिहास को पढ़ ही नहीं सकता। आज से नहीं, 1528 से हर पीढ़ी ने इस आंदोलन को किसी न किसी स्वरूप से वाचा दी और ये मामला लंबे समय तक अटका रहा, भटका रहा, लटकता रहा। आज मोदी जी के समय में ही इसको परवान चढ़ना था, ये स्वप्न को सिद्ध होना था और आज देश स्वप्न सिद्ध होता हुआ दिखा है। मान्यवर, राम जन्मभूमि का जो इतिहास है ये बहुत लंबा है। अनेक राजाओं, संतों, निहंगों, अलग अलग संगठनों और कानून विशेषज्ञों ने ये लड़ाई में योगदान दिया है। मैं आज ये 1528 से 22 जनवरी 2024 तक की संपूर्ण कानूनी और युद्धों की और आंदोलनों की लड़ाई को, ये सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूं और उनकी लड़ाई जब आज समाप्त हुई है तब मुझे विश्वास है मान्यवर, वो जहां भी होंगे